हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले सेट 3 की। आज की क्लास में हम लोग बात करें, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्या करें, चैप्टर फर्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चैप्टर नोट्स की स्टडी कर चुके हैं। चैप्टर नोट्स की स्टडी करने के बाद हम लोग क्या कहते हैं, चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यू थे, सारे एमसीक्यू को हम लोग क्या कर दिए, देख चुके हैं। और एमसीक्यू देखने के बाद हम लोगों ने बात किया था कि शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी को देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग 2 सेट को अभी तक देख चुके हैं, जो कि सेट में हमें 5 क्वेश्चन दे रहे हैं। हर सेट में 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ, आपको सारा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, तो बिल्कुल भी इसे नहीं करना है मिस। और जो पहले मैं बता दिया हूँ सेट 1 और सेट 2 की तैयारी करवा दिया हूँ, वो भी सेट जाकर देख ले। अदरवाइज आज हम लोग सेट 3 की बात करेंगे, जो कि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो भी 5 क्वेश्चन जो कि हम दे रहे हैं, टॉप 5 क्वेश्चन जो दे रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे भी बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। इस क्वेश्चन की तैयारी कर ले आप। हम पहले बता दिए कि जितने भी हम क्वेश्चन की तैयारी करवा रहे हैं, आप एक नोट्स बना ले, एक क्या कहते हैं कॉपी में नोट करें सारे क्वेश्चन को, उसे याद करें, अभी से तैयारी करें। क्योंकि अभी क्या टाइम कम है, आप लोगों को लगता है कि टाइम बहुत ज्यादा है, तो लगता होगा कि हम बाद में तैयारी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को बाद में। इसलिए तैयारी अभी शुरू से करना शुरू कर दें। हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग आप चैप्टर नोट्स की तैयारी कर रहे हैं। चैप्टर नोट्स देखने के बाद जितने भी टॉपिक है चैप्टर में, सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। उसके बाद जब टॉपिक कवर हो जा रहा है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें। ऑब्जेक्टिव में हम लोग 250 ऑब्जेक्टिव की बात कर चुके थे, लेकिन हम लोगों ने अभी 2 सेट ऑब्जेक्टिव का 2 सेट की तैयारी कर चुके हैं। और 2 सेट के बाद हम लोगों ने बात किया है कि शॉर्ट क्वेश्चन तैयारी करेंगे। जैसे जैसे ही मेरा शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो जाता है, 5 सेट तक, 5 सेट तक हम क्वेश्चन बनाए हुए हैं। जब 5 सेट मेरा खत्म हो जाएगा, 3 से अभी तीसरा सेट चल रहा है, जब 5 सेट हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, 25 क्वेश्चन आपको बता देंगे इस चैप्टर में जो पूछे जाते क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में 25 में से कुछ ना तो कुछ क्वेश्चन आएंगे, यही 25 में से क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं, यही क्वेश्चन आने वाला है, गारंटी मैं देता हूँ। तो मैंने पहले बता दिया हूँ कि चैप्टर की जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने भी जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, सारी चीज़ को नोट करते चले। और अदरवाइज अगर आपको नोट नहीं करना है, तो आप यहाँ पे ncrtconcept.com पर जाकर के इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसकी तैयारी बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अदरवाइज ये मेरा अगर यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो जाता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन जब मेरे 25 को क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया, 25 क्वेश्चन हमें तैयारी करना है। और 25 क्वेश्चन में हम हर क्या कहते हैं कि सेट में 5 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हर सेट में 5 क्वेश्चन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे यहाँ पे 5 क्वेश्चन के 5 सेट को देख लेंगे, तो उसके बाद मेरा आ जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में 5 मार्क में पूछे जाते हैं। तो 5 मार्क के लिए भी हमें 3 सेट की तैयारी करना है, जो कि 5 मार्क में 3 सेट की तैयारी करना है, जो हर सेट में आपको मिलेगा 2 क्वेश्चन, टॉप 2 क्वेश्चन मिलेगा, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहरहाल ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, मैं आपको बता दिया हूँ। अगर आपको डिटेल्स में जानना है, तो चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहले आप टॉप 5 का फर्स्ट क्या कहते हैं सेट जाके तैयारी करें, फर्स्ट सेट को जाके देखें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या करना है। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं टॉप 5 में जो क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, सेट 3 में क्या कौन से क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर ले हम। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जंग लगना किसे कहते हैं, या फिर जंग की रासायनिक सूत्र लिखें। मतलब ये कहने का अर्थ है कि जंग लगना किसे कहते हैं, या संक्षारण भी आप कहते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण से आप क्या समझते हैं, इसके रासायनिक सूत्र क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जंग लगना किसे कहते हैं, जंग का रासायनिक सूत्र भी लिखें। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो सकता है दोबारा भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इसकी तैयारी कर ले और अपनी कॉपी में नोट करके रखें। चलिए, तो उत्तर समझिए। देखिए, मैंने आपको कल ही बताया था संक्षारण क्या है। जब हम किसी भी लोहे को लंबे समय तक छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जंग लगना कहता है। जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। तो वही हम यहाँ पे लिखें कि लोहे को आर्द्र हवा में खुला रखने पर, अगर हम लोहे को यूं ही हवा में खुला रखने के छोड़ देंगे, तो इसके सतह पर भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, जिसे हम जंग कहते हैं। परत बन जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं लोहे पर जंग लगना कहते हैं। और लोहे का जंग लगना, जो जंग जो लगता है, उसका रासायनिक सूत्र होता है Fe310H2। क्या होता है, Fe2SO3 और 10H2O। ये क्या होता है, जंग लगना होता है, रासायनिक सूत्र होता है इसका, ये 10 है। ठीक है, ये 10 है। तो ये क्या होता है, जंग का रासायनिक सूत्र होता है। ये चीज़ याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इस तरह से एग्जाम में लिखिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है, आपको लगता है ना कि जो क्वेश्चन हम तैयारी करके जाएंगे वही क्वेश्चन आएगा, नहीं, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब क्या होगा कि अजीब गरीब टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उलझा दिया जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा, लेकिन आपको उलझा दिया जाएगा, आपको कन्फ्यूज कर दिया जाएगा। तो इस बिल्कुल भी कन्फ्यूज होना नहीं है, आपको जो मैं बता रहा हूँ वही लिखना है। एग्जाम में 1 नंबर भी नहीं कटेगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आप लिखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन की बात करता हूँ, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि वियोजन
वियोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों है, मतलब संयोजन अभिक्रिया हो या फिर ऐसे पूछा जा सकता है संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों होते हैं, या फिर ऐसे ही पूछे जाते हैं वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों होते हैं, या फिर संयुक्त अभिक्रिया कहते हैं वियोजन अभिक्रिया के क्या कहते हैं विपरीत क्यों होते हैं, या फिर ऐसे ही पूछे जा सकते हैं संयुक्त अभिक्रिया क्या कहते हैं कि विघटन अभिक्रिया के विपरीत क्यों होते हैं। देखिए नाम अलग अलग होता है, इसलिए याद रखिएगा, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, इस सभी का दो तीन नाम होता है, इसलिए इसको कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चे लोग को कि क्या पूछा गया, इसलिए मैंने आपको नाम बता दिया हूँ। चलो, तो वियोजन अभिक्रिया को विघटन अभिक्रिया ही बोलते हैं और संयोजन अभिक्रिया को संयुक्त अभिक्रिया भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो कहने का अर्थ ये मेरा क्वेश्चन है, एक एग्जाम में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि विघटन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया होती है क्यों। तो कहने का अर्थ सीधा मैं बताता हूँ कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक तत्व क्या होता है, एक तत्व किसी अन्य तत्व के साथ जुड़ करके क्या बनाता है, यौगिक बनाता है। जहाँ तक मैं आपको पहले बता दिया था, एक नया यौगिक बनाता है, एक नए गुण वाला यौगिक बनाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक यौगिक क्या होता है, एक यौगिक जो होता है वो क्या होता है, टूट करके अलग अलग तत्व में या फिर यौगिक में बढ़ जाता है, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि एक तत्व दूसरे तत्व के साथ जुड़ करके या फिर एक तत्व किसी अन्य यौगिक के साथ जुड़ करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है, जिसका गुण एकदम अगले यौगिक और तत्व से गुण के बिल्कुल भी अलग होता है। कहने का अर्थ हुआ कि अभिकारक जब कहता है कि अभिकारक में जब एक अभिक्रिया होता है तो अभिकारक बनकर के एक नया प्रतिफल बनता है, प्रतिफल का जो गुण होता है वो अभिकारक के गुण से बिल्कुल भी अलग होते हैं, तो वो संयोजन अभिक्रिया होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अभिकारक ही क्या होता है, जब जो प्रतिफल बनता है वो टूट करके क्या होता है, अभिकारक बन जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि जब टूट करके अभिकारक बन जाता है, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे अभिकारक टूटता है और एक दूसरे तरह का यौगिक बनता है। कहने का अर्थ यही है, ठीक है, यौगिक बनता है तो उस तरह का क्या कहलाता है, वो विघटन अभिक्रिया कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, पहले मैं आपको डेफिनेशन समझा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने क्या लिखा है, वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक सरल अणु संयुक्त होकर, मतलब संयुक्त मतलब जुड़ करके, बोले संयुक्त अभिक्रिया भी कहते हैं, तो मतलब दो या दो से अधिक अणु जुड़ करके मतलब संयुक्त होकर या फिर जुड़ करके बोल सकते हैं, केवल एक यौगिक बनाते हैं, संयोजन कहलाते हैं या फिर संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। जबकि अभिकारक का दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटने की क्रिया, मतलब जब अभिकारक क्या करता है, दो या दो से अधिक सरल अणु में टूट जाता है और टूटने की क्रिया विघटन कहलाती है, अतः दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे क्या होता है, अभिकारक जुड़ करके एक नया यौगिक बनता है और यहाँ पे क्या होता है, अभिकारक टूट करके अलग सरल अणुओं में टूट जाता है। तो कहने का मतलब यही है। सीधा एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है प्लस O2 है, अगर इसको हम रिएक्शन करवा देते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, कार्बन का ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड आता है। अब यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम तोड़ेंगे तो इसका विपरीत अभी फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे अलग होने की क्रिया जो क्या लेती है, ये क्या हो गया, विघटन अभिक्रिया हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। तो इसी तरह फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लें हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर बनता है, क्या बनता है, वाटर। अब वाटर को फिर क्या करेंगे हम, अगला मतलब कि उसी का अपोजिट करेंगे तो वाटर टूट करके क्या बनेगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में बदल जाएगा। तो इस तरह का ये अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया क्या कहलाया, वियोजन अभिक्रिया, जिसका हम विघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके जस्ट विपरीत है ना, इसमें क्या हो, जुड़ करके एक नया यौगिक बना, इसमें टूट करके अणु में बदल गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके जस्ट विपरीत होता है। तो इस तरह से आप याद रखिए, मैं चैप्टर नोट्स में भी इसको बताया था, इस क्वेश्चन के बारे में मैं पढ़ाया था। बड़े अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप अपने एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन लिख सकते हैं, थोड़ा सा भी छेड़छाड़ नहीं करना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि वायु की उपस्थिति में वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही VBI बोल सकते हैं इसको, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। कहने का मतलब फिर से मैं बता रहा हूँ, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। उत्तर में समझिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु में संपर्क में रहता है, मतलब जब मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, नमी वायु में क्या होता है, संपर्क में रहता है, तो उस पर एक सफ़ेद रंग का क्या होता है, सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं, चढ़ जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने से विरोध करते हैं। कहने का मतलब ये कि मैग्नीशियम पे क्या होता है, एक सफ़ेद रंग का खुली अवस्था, मतलब नम वायु में, मतलब बोलते हैं वाष्प में, वाष्पीकरण, जैसे वायु में क्या होता है थोड़ा सा पानी रहता है ना, तो उसी से वो क्या करता है, मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है, तो उस पर एक सफ़ेद रंग का क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, जो परत चढ़ जाती है। अब उस परत चढ़ने के बाद उसके क्या होता है, मैग्नीशियम जलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्लियर करती है। मैग्नीशियम को हाली जलने नहीं देता, ये विरोध करता है। क्या करता है, ये जो परत होता है ये मैग्नीशियम को जलने में क्या होता है, विरोध क्लियर करता है। अब ये विरोध करता है तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम को जलाने से पहले रिवर को क्या करते हैं, पहले कहते हैं रेगमान करके सैंड पेपर से द्वारा हमको साफ कर लेते हैं, फिर उसको जलाते हैं। तो कहने का मतलब सीधा सिंपल है कि जब हम कहते हैं कि वायु की नमी के ऊपर संपर्क में आके, मतलब मैग्नीशियम जो है वो रिबन के वायु के नम के संपर्क में आकर के उस पर एक सफ़ेद रंग का क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना जाता है, परत चढ़ जाता है। परत को साफ करने के लिए हम उसको जलाने के लिए सबसे पहले हमें परत को साफ किया जाता है, तभी मैग्नीशियम आराम से जल जाता है। मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, वीडियो छोटा बनाने के लिए मैं बहुत जल्दी समझा रहा हूँ, क्योंकि आंसर आपके सामने में, तो मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए बात को। और आपको
आपको इसी की तरह याद रखना है। यहाँ पे मैं आपको चैप्टर नोट्स के कंसेप्ट नहीं समझा रहा हूँ। देखिए जब मैं चैप्टर नोट्स की बात करता हूँ तो बहुत ही आराम से आपको समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर की बात हो जा रही है। आपको क्वेश्चन आंसर सामने, आप चाहे तो ऐसे ही पढ़कर याद रख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आया हूँ और कुछ भी नहीं, बस आपको बता रहा हूँ देखो ये क्वेश्चन है, ये आंसर लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपके एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नॉलेजेबल बात नहीं की जाएगी, यहाँ पे कुछ डीपली कुछ नहीं बताएंगे हम, यहाँ पे कुछ भी डीपली नहीं बताएंगे, कोई भी क्वेश्चन में ज़्यादा डीपली नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डीपली जाने के बाद वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो कि आप लोग देखना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन आंसर की बात कराऊंगा बस, और कुछ भी नहीं। अगर आपको डीपली पढ़ाई करना है तो आप जाके चैप्टर नोट्स की स्टडी करें। चैप्टर नोट्स में सभी चीज़ के बारे में फुल डिस्कशन किया गया है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि वायु की जलने से पहले मैग्नीशियम रिवर को साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि इस पर क्या होता है, सफ़ेद रंग का परत चढ़ जाता है, जिसके कारण वो जलने में क्या होता है, विरोध करता है, इसीलिए उसको हम पहले क्या करते हैं, साफ करते हैं, फिर उसको जलाते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि निम्न अभिक्रिया में कहता है कि उपचेत तथा अपचित पदार्थ की पहचान कीजिए। अब ये दोनों रिएक्शन दे दिया है, इस दोनों रिएक्शन में क्या कहता है, उपचेत पदार्थ कौन है और अपचेत पदार्थ कौन है, ये बताना है। तो सीधा मैं आंसर की बात करता हूँ। उत्तर में देखिए, यहाँ पे कहता है सोडियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। इसमें कौन अपचेत हो रहा है, कौन उपचेत हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि उपचेत पदार्थ यहाँ पे ऑक्सीजन है और अपचेत पदार्थ यहाँ पे क्या है, सोडियम है। बस इतना याद रखिएगा और कुछ भी नहीं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बस इतना याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कॉपर ऑक्साइड को, अगर कॉपर ऑक्साइड को अगर हम क्या करते हैं, H2CO को अगर रिएक्शन करवाते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पे इसका क्या बनता है, कॉपर बनता है और यहाँ पे वाटर बन जाता है। तो यहाँ पे कौन अपचेत हो रहा है, कौन यहाँ पे उपचेत हो रहा है। यहाँ पे रिएक्शन जो है वो इस तरह का है, यहाँ बीच में यहाँ छूट गया है, COO प्लस H2O, COO प्लस H2O से बना है, क्या बना है, Cu प्लस H2O, ये बना है। तो अब यहाँ पे कौन अपचेत है, कौन उपचेत पदार्थ, ये बताना है। तो इसमें अपचेत पदार्थ मेरा हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे उपचेत पदार्थ जो होगा वो मेरा क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। बस इसको तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है और कुछ भी नहीं करना आपको, बस आपको तैयारी करना है। आपको बस कॉपी में लिखना है और रोज का रोज उसका रिवाइजिंग करना है, ताकि आपको एग्जाम में आएगा तो आप उसको बहुत ही आसान तरीके से उसको बना सके। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संयुक्त कहते हैं संतुलित रासायनिक समय लिखें। यहाँ पे कुछ रिएक्शन दे दिए गए हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कुछ रिएक्शन दे दिए गए हैं और उसका रिएक्शन के साथ हमें क्या करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखना है। तो यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। चलो ठीक है, तो हाइड्रोजन 2 ले लिए, क्लोरीन भी 2 ले लिए, दोनों के रिएक्शन करवा दिए तो 2 मोल क्या होता है, कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया। बस इतना याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, क्लोरीन की संख्या 2, क्लोरीन की संख्या 2। तो यहाँ पे आपको संतुलित रासायनिक समीकरण, देखिए यहाँ पे समीकरण तो लिखना ही है, लेकिन ये साथ में संतुलित भी होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे पहला इसका हो सकता है। आपको हो सकता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में मिलने को देखने को मिल जाए, इसलिए इसकी तैयारी कर ही लो, ठीक है। सेम टू सेम मिल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है बेरियम क्लोराइड को, मैंने यहाँ पे बेरियम क्लोराइड ले लिया। बेरियम क्लोराइड को एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जाहिर सी बात है बेरियम सल्फेट बनता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ देखिए बेरियम क्लोराइड के साथ अगर हम एल्यूमिनियम सल्फेट को अगर रिएक्शन करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट और यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम संतुलित करके भी लिखें, संतुलित किया जाए। यहाँ पे देखिए Ba3 हो गया, यहाँ पे Ba3 हो गया। यहाँ पे क्लोरीन की संख्या देखिए 2 2 3 6, तो क्लोरीन यहाँ पे 2 3 6। अब यहाँ पे बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम कितना हो गया, 2। अब बात करते हैं सल्फर की, तो सल्फर यहाँ पे 3 हो गया। तो यहाँ पे देखिए सल्फर कितना है, सल्फर यहाँ पे 3 हो गया। ऑक्सीजन की बात करें 4 3 12, तो ऑक्सीजन 4 3 12 हो गया। तो देखिए 4 3 ऑक्सीजन भी 12, ये संतुलित है। इसलिए हम सिर्फ हमको संतुलित भी लिखना है, रिएक्शन समीकरण के साथ संतुलित उसको लिखना, संतुलित भी बना करके लिखना है। तो जो कि मैंने आपको बना के लिख दिया हूँ, अगर आप चाहें तो इसको लिख करके याद रख सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है यहाँ पे दूसरा कहता है कि सोडियम को अगर जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर कहता है हाइड्रोजन बनता है। चलो ठीक है, तो देख लेते हैं। तो सोडियम लिया, यहाँ पे वाटर लिया। अब सोडियम को वाटर के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। ये रिएक्शन हम चैप्टर 3 में बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाला होता है। चैप्टर 3 के लिए तैयार है। अगर चैप्टर 3 अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सोडियम को अगर हम वाटर के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम के साथ हम वाटर का अभिक्रिया करें, सोडियम क्या ज़्यादा क्रियाशील है तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, रिमूव कर देगा, उसके स्थान को वो ग्रहण कर लेगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, साइड करेगा, इसके जगह पे वो आ जाएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना जाएगा। यहाँ पे साइड में हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये संतुलित है कि नहीं, यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए सोडियम हो गया 2, तो यहाँ पे सोडियम हो गया 2। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन हो गया 4, तो 2 इधर हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, 2 दूना 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन हो गया 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 2। तो इस तरह से यहाँ पे ये भी समीकरण संतुलित है। अगर आपको संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में समझना है, संतुलित और संतुलित क्या है ये भी समझना है, तो जाके चैप्टर नोट्स की स्टडी करें। चैप्टर नोट्स में बहुत ही अच्छे से आपको समझाया गया है, बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया गया है। चलिए आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर इसी तरह का वीडियो चाहते हैं, अगर आपको एग्जाम की तैयारी करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, बिना कोई टेंशन के, अगर आपको शुरू से एग्जाम की तैयारी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा।
अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अदरवाइज शेयर कर देना। अगर इसका ऑब्जेक्टिव भी, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना चाहते हैं, MCQ ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज वहाँ ना मिले तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें, वीडियो का लिंक वहाँ पर भी दिया गया है। अदरवाइज प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ऑब्जेक्टिव को समझाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी दिया गया जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। खुदा हाफिज़।